हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर का डिफिनीशन क्या होता है, वेक्टर को किस तरीके से हम समझते हैं और साथ ही साथ उसमें हम लोग किस प्रकार से उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी दो अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके साथ साथ एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े होंगे जिसको आप लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो खैर, हम लोग तो ये चीज़ पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में नहीं। आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का एक दूसरा रूप, एक दूसरा फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक दूसरा जिसमें हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को दो या तो कहें कि तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर, उसके बाद होता है स्केलर और उसके बाद होता है टेंसर। वेक्टर आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और भी बहुत सारे क्लासेज में पढ़े होंगे। बचपन के क्लास एक्चुअली 9th में ही पढ़ना है और इससे ज़्यादा कहीं और तो पढ़ना है नहीं। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। वेक्टर हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं होता है, उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर हम लोग उसको बोलते हैं जिसके साथ केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, और जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम लोग स्केलर बोलेंगे। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 9th में। अभी क्लास 11th में हम लोग आ चुके हैं। तो 11th क्लास में वेक्टर को किस तरीके से समझेंगे, वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से करेंगे, क्या ये कहना सही हो जाएगा कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं वो वेक्टर होगा। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर वेक्टर का एग्जांपल आप जानना चाहेंगे तो वेक्टर का एग्जांपल बहुत सारा हो जाता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है और भी बहुत सारा चीज़ है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। और आपका जो स्केलर का डिफिनीशन है, स्केलर का डिफिनीशन आपका होता है डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है और वर्क होता है, एनर्जी होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारा डिफिनीशन आप एग्जांपल आप लोग जानते हैं वेक्टर का भी और स्केलर का भी। लेकिन एक चीज़ है, हम तो यहाँ पे देख लिया कि जितना सारा स्केलर का एग्जांपल बतला है उन सबों में डायरेक्शन नहीं था, और जो सा वेक्टर का एग्जांपल बतलाया तो उसके साथ डायरेक्शन था। लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, वो किसी न किसी डायरेक्शन में जाता है। आप सुने होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन है। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर कहलाएगा? सोचिए, सोच करके बताइएगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे कि इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर कहेंगे कि स्केलर कहेंगे, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक्चुअली क्वांटिटी केवल नहीं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी और उसके बाद स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल वेक्टर भी बोल देते हैं और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपली स्केलर भी बोल देते हैं। तो वेक्टर के बोलते हैं किसको, जैसे कि आप लोग पढ़े थे क्लास 9th में, वो चीज़ हम बता रहे हैं। द फिजिकल क्वांटिटी that has both magnitude and direction, and also follows the laws of वेक्टर एडिशन। तो ध्यान दीजिए, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए
केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसको एक स्पेशल लॉ को फॉलो करना होना भी ज़रूरी है। जैसे कि वो स्पेशल लॉ क्या है, तो वो स्पेशल लॉ है आपका लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका एग्जांपल और भी लिख देते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल होगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फोर्स मोमेंटम ETC। ठीक है, उसी प्रकार से स्केलर क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी that has only magnitude is called a scalar quantity। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ केवल मैग्नीट्यूड होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल होगा आपका डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, उसके बाद डेंसिटी, एरिया। एक्चुअली एरिया तो अभी हम लिख दिए हैं, लेकिन एरिया भी एक वेक्टर के साथ रिलेट करता है, हम लोग उसको एरिया वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो सिंपल एरिया होता है वो हमारा स्केलर ही है। उसके बाद एरिया के बाद हमारा आएगा वॉल्यूम, वर्क, पावर, एनर्जी। तो ये सब जो देख रहे हैं इन सब को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अभी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक और फिजिकल क्वांटिटी होता है, मतलब जो कि जिसके पास तो वेक्टर, मतलब वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी तो होता है लेकिन पूरा प्रॉपर्टी नहीं होता। जैसे कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर का जो लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो नहीं करता है। तो जो ही फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो हम लोग उसको वेक्टर ना बोल करके स्केलर बोलेंगे, या तो उसके लिए एक अलग नाम आता है जिसको हम लोग टेंसर बोलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी that has both magnitude and direction but not follow the law of vector addition is also called स्केलर। इसी स्केलर को आगे क्लासेज में जाकर के आप लोग टेंसर के बारे में समझेंगे। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज are also known as टेंसर। तो हम लोग टेंसर के बारे में अभी नहीं पढ़ना होता है। टेंसर के बारे में आप लोग जाइएगा क्लास BSc में जाइएगा या तो इंजीनियरिंग में जाइएगा, तो वहाँ पे टेंसर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो हम केवल यही चीज़ है कि जो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और हमारा वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो हम लोग उसको स्केलर कर देंगे। ठीक है, तो ये तो चीज़ था कि ये हम लोग किस प्रकार से समझते हैं। एक्चुअली स्केलर के बारे में तो बस सिंपल है। स्केलर को अगर ऐड, सब्ट्रैक्ट या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करना होगा, तो सिंपल जो अलजेब्रा होता है उसी के द्वारा हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या तो मल्टीप्लाई करते हैं।
लिखेंगे स्केलर आर एडेड सब्सट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। जैसे कि 1+1 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 3+4 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। इस प्रकार से ये सिंपल अलजेब्रा है। तो उसी प्रकार से स्केलर को ऐड करने के लिए हमको कुछ ज़्यादा स्पेशल रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है। स्केलर्स को हम लोग ऐड सिंपली तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये स्केलर है और स्केलर को ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अभी आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, और हम इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद वापस से हम लोग आगे जो चीज़ है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है, कि वेक्टर को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे या तो वेक्टर को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ये सब। तो हेलो, तो देखिए कि वेक्टर को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, वेक्टर को हम लोग किस प्रकार से समझते हैं और उसको किस तरीके से लिखते हैं, किस प्रकार से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग वेक्टर का सिंपल डेफिनेशन समझ चुके हैं। कोई वेक्टर है उसको हम लोग लिखने के लिए एक स्पेशल तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग एक स्पेशल तरीके का इस्तेमाल करते हैं। मेन रूप से जो वेक्टर है वो 2-3 तरीके से रिप्रेजेंट होता है। उसमें जो सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन, वो होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एरो का इस्तेमाल करके, एरो के द्वारा। जैसे कि एक एरो यहाँ पे बना देते हैं, ये एक एरो है, ठीक है, और इस एरो के द्वारा हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर बोला जाएगा कि अब ये एरो के द्वारा वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं मतलब 0 तो होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो उसको हम लोग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा एरो बनाएंगे। तो ये सिंपल चीज़ देखिए कि कोई वेक्टर को हम लोग एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एरो में बहुत सारा पॉइंट होता है। जैसे ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल, और ये जो है एरो का पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है। और ये जो है हेड के तरफ जो एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और ये जो इसका लेंथ होता है इस एरो का, इसके लेंथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये एरो अगर बहुत बड़ा है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा लेंगे, और ये अगर एरो छोटा है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो टेल है एक्चुअली ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो हम लोग ये टेल को बोल लेते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस टेल को हम लोग इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। और जो हेड है, ये हेड उस वेक्टर का फाइनल मैग्नीट्यूड को के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसके मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस हेड को हम लोग फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को लिखते हैं कैसे, ठीक है, सिंबल ऑफ वेक्टर। वेक्टर का सिंबल, जैसे कि कोई वेक्टर है, वेक्टर ए अगर लिखना है तो वेक्टर ए को बार बार हम वेक्टर ए इस प्रकार से नहीं देंगे। वेक्टर ए लिखने के लिए हम वेक्टर ए का जो सिंबल है वो देंगे।
तो वेक्टर ए का सिंबल हम लोग 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका है कि जो लेटर है उसके ऊपर एरो लिख देंगे, ठीक है, लिखेंगे लेटर विथ एरो। एनसीईआरटी की बुक में कहीं भी देखिएगा तो एनसीईआरटी की बुक में वेक्टर को इसके द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ रहता है, बल्कि वेक्टर को बोल्ड लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। तो ये जो दिख रहा है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, और ये क्या है, बोल्ड लेटर। तो हम लोग एरो के साथ किसी लेटर को लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे, या तो बोल्ड लेटर लिख करके ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं कहीं किसी स्पेशल बुक में कोई ज़्यादा बुक कह सकते हैं अलग होता है, तो वो सब बुक में वेक्टर को ये बोल्ड लेटर के साथ एरो भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं बोल्ड लेटर विथ एरो। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा एक वेक्टर है, ये जो रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर में देखिए ये हमारा वेक्टर है। मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम है आर, तो हम लोग इसको आर के ऊपर छोटा सा लिख देंगे, ये हमारा वेक्टर आर हो गया। अब इसका इनिशियल पॉइंट है ओ और इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट है पी, तो इस वेक्टर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर आर जो है वो बराबर होगा ओ पी के, जहाँ पे ओ से लेकर के पी तक जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का, वो डायरेक्शन वेक्टर से किधर है, फर्स्ट वाले लेटर से लेकर के सेकेंड वाले लेटर की तरफ। अगर कोई वेक्टर इज इक्वल टू इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर कोई वेक्टर इज इक्वल टू एम एन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो वेक्टर है, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है एम, मतलब उसको पोजीशन वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसका इनिशियल पॉइंट है एम और फाइनल पॉइंट है एन, ठीक है। तो कोई वेक्टर को हम लोग इन तीनों तरीके से लिख सकते हैं, और वेक्टर को हम लोग इस ग्राफ के द्वारा या तो एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि हमारा जो वेक्टर है वो, उसका जो एरो है वो बतलाए तो अभी कि मैग्नीट्यूड को डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई वेक्टर है जिस वेक्टर का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब कोई एरो है उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है इफ़ 5 सेंटीमीटर लेंथ या तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एरो represents a vector of magnitude 20 यूनिट। अगर 5 सेंटीमीटर लंबा एरो एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट उसको रिप्रेजेंट करता है, देन what is the length of arrow required to represent a vector of magnitude 25 यूनिट। क्वेश्चन समझिए कि अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट और उसको 5 सेंटीमीटर लंबे एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लोग को बताना है या क्या कि अच्छा तो बताइए कि कोई वेक्टर जिसका अगर मैग्नीट्यूड मतलब उसी प्रकार का वेक्टर है, लाइक वेक्टर है, उसी की तरह, लाइक नहीं कर सकते हैं, उसी के तरह है। एक्चुअली लाइक वेक्टर का एक अलग तरीका हो जाता है, अलग इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए हम लाइक नहीं बोल रहे हैं। मतलब सपोज करिए दोनों फोर्स ही है, ठीक है, सेम ही फिजिकल क्वांटिटी का है। तो सपोज करिए कि 20 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सेंटीमीटर लंबा एरो का ज़रूरत पड़ा, तो 25 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना सेंटीमीटर एरो का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे
कि 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सेंटीमीटर लंबा का जरूरत पड़ा है, लंबा एरो का। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ के द्वारा कितना वेक्टर, मतलब कितना मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जा सके। या तो कहेंगे कि अगर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करना होगा तो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करना होगा तो कितना सेंटीमीटर लंबा चाहिए, तो 5/20 करेंगे। ठीक है, तो 5/20 कर दीजिए। अब 25 यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो 5/20 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो भी होगा आप उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो उसको बनाइए, इसका आंसर क्या होगा, देखिए 1 सेंटीमीटर लेंथ इज इक्विवेलेंट टू 5 या तो ऐसे लिख देते हैं 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 5/20 सेंटीमीटर। Therefore 25 यूनिट इज इक्विवेलेंट फॉर, बना लीजिए इधर 25 इंटू 5/20, ये 4 कट गया तो 25/4 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। तो अगर 25 सेंटीमीटर लंबा 25 यूनिट वाले मैग्नीट्यूड को या तो 25 यूनिट वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 6.25 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ है कि जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। इसका लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ही आपका ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा। अगर इसका लेंथ छोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या है कि वेक्टर को सिंबल उसका क्या होगा। तो वेक्टर को सिंबल हम लोग लिखेंगे, वेक्टर के ऊपर एक एरो लिख देंगे, एरो ऊपर छोटा सा एरो, ये एरो देखिए, ये एरो और ये एरो है फर्क है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एरो सिंबल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एरो मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस एरो का जो लेंथ है वो बराबर ही रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि अगर 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा रहेगा ये एरो यहाँ पे लीटर के ऊपर एरो, और 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा होगा। नहीं, फोर्स चाहे 10 न्यूटन हो तो 5 न्यूटन हो, हमारा 5 न्यूटन हो या तो 10 न्यूटन हो, ये जो एरो का लेंथ है ये जितना होता है, मतलब जितना बड़ा ये लेटर है उतना ही बड़ा हम लोग यहाँ पे देंगे। लेकिन अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लाइन के द्वारा, इस प्रकार से हम लोग अगर उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब यहाँ पे हम लोग अगर 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है तो छोटा सा बनाएंगे एरो, और 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है तो जो एरो बनाए उसका डबल लेंथ वाले एरो बनाएंगे। तो इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम इसके साथ इसके बारे में और भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम इसको पहले आप लोग जल्द से जल्द लिख लीजिए, हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, शायद आप लोग लिख लिए थे, तो अभी अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो हम आगे जो चीज़ है उसके बारे में करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो के द्वारा, और उसका सिंबल लिखने के लिए 3 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पहला, लेटर के ऊपर एरो दे देंगे, सेकंड बोल्ड करके लिख देंगे लेटर को, और थर्ड बोल्ड लेटर भी देंगे और उसके ऊपर एरो भी दे देंगे। और रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो सिंबल था, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का लेंथ का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा सा एरो है तो उसके लिए बड़ा मैग्नीट्यूड, छोटा सा एरो है तो इसका मतलब होता है छोटा मैग्नीट्यूड कम है। तो अभी हम लोग वेक्टर्स के अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कि वेक्टर का कितना सारा टाइप होता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का बहुत सारा टाइप होता है, मेन जो टाइप होता है उसके बारे में डिस्कशन तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो एडिशनल है इधर उधर का है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो सब एक ही साथ हम लोग करते जाते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वेक्टर का, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। ठीक है, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स।
तो लाइक वेक्टर किसको बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर किसको बोलते हैं। तो देखिए जिस भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखें तो वेक्टर को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जिस भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम मतलब समझ रहे हैं, मतलब दो अलग अलग वेक्टर है और वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। जैसे समझिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि एक वेक्टर है आपका OA, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है आपका OB। तो ये दोनों वेक्टर आप देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो उन सब वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं लाइक वेक्टर। अगर दो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन अलग अलग है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा OA और OB इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे कि ये एक दूसरे के लिए लाइक वेक्टर है। लेकिन OB और OC इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है, तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे। अगर बहुत सारा वेक्टर दिया हुआ है, ये तो हम 3 ही वेक्टर बनाए हैं, और भी आपको बहुत सारा वेक्टर दिया हुआ रह सकता है। तो लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर को पहचानने के लिए बोलेगा तो आप लोग सिंपल देख लीजिएगा कि जिस भी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा उस वेक्टर को हम लोग लाइक वेक्टर बोलेंगे, और जिस भी वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं होगा उस वेक्टर को हम लोग अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेक्टर्स having same direction are called like vectors, ठीक है। एंड इसी में वेक्टर्स having different direction different directions are called अनलाइक वेक्टर्स। जिस वेक्टर का डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, उस वेक्टर को हम लोग अनलाइक वेक्टर के नाम से जानेंगे, और जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा उसको हम लोग सेम मतलब लाइक वेक्टर के नाम से जानेंगे। जैसे कि देख लीजिए, ये है, हम अभी जो बताए वही वाला दोबारा चीज़ बता रहे हैं, वही लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग जो इस एग्जाम्पल को समझ गए हैं उसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये O है, ये OB है, और ये क्या है, OC है। लिखेंगे इन गिवन फिगर vector OA is a vector, okay, and vector OB are like vectors, but vector OA या तो केवल OA लिख देते हैं, उसके ऊपर वेक्टर देते हैं वेक्टर OA, and vector OC are unlike vectors। तो लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स किसको बोला गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। OA और OB है, ये दोनों इसका डायरेक्शन सेम होगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर। और इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर लाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर्स के लिए कंडीशन नंबर 1, दोनों वेक्टर का एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, या तो बहुत सारा जो भी वेक्टर दिया हुआ है वो सब पैरेलल होना चाहिए। ऑल वेक्टर्स, या तो केवल वेक्टर्स लिख देते हैं, शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। जो वेक्टर्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। सेकंड में हम लोग लिखेंगे, सेकंड में क्या लिखेंगे कि जो ये वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। पैरेलल तो होगा, जैसे एक वेक्टर इधर जा रहा है
और एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के लीन लाइक वेक्टर हो जाएगा? जैसे एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, दोनों है पैरेलल ही, दोनों है पैरेलल ही, लेकिन क्या ये दोनों को हम लोग बोलेंगे कि लाइक वेक्टर है? ये दोनों पैरेलल होने के बावजूद लाइक नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल होने के बावजूद इन दोनों का डायरेक्शन एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे द डायरेक्शन शुड बी सेम, जो डायरेक्शन है वो भी सेम होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो सेकेंड टाइप है वेक्टर का, आप लोग साथ साथ लिखते चलिए क्योंकि ये सब बहुत ही आसान चीज़ है, वो होता है इक्वल वेक्टर। अब लाइक वेक्टर जैसे आप समझ गए ना, इसी प्रकार से एक होता है इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे? तो बहुत ही आसान है, अगर वेक्टर है दो वेक्टर या तो बहुत सारा वेक्टर, लेकिन पहले दो वेक्टर के बारे में समझते हैं। दो वेक्टर है, उन दोनों का डायरेक्शन सेम सेम है। ठीक है, दोनों नॉर्थ में है, दोनों साउथ में है, दोनों अप है, दोनों डाउन है, किधर भी है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन है। और साथ ही साथ उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। रिपीट, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। लेकिन दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, उसको हम लोग इक्वल नहीं बोलेंगे। एक और उसी प्रकार से दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, जैसे समझिए कि एक फोर्स है आपका 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स है और दूसरा फोर्स भी है 5 ही न्यूटन। अब फोर्स यहाँ का वेक्टर क्वांटिटी है तो 5 न्यूटन, लेकिन एक फोर्स है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर एक्ट कर रहा है और दूसरा फोर्स है साउथ डायरेक्शन की ओर एक्ट कर रहा है, या तो किसी दूसरे डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा है, लग रहा है। तो वहाँ पे वो दोनों फोर्स बराबर नहीं होगा। वो दोनों फोर्स बराबर हम लोग तभी कहेंगे जब दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम लोग उन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। इक्वल वेक्टर बोलने के लिए दो चीज़ होना जरूरी है, पहला सेम डायरेक्शन और दूसरा सेम मैग्नीट्यूड या तो इक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, तो लिख लेते हैं इसको। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन and equal magnitude, vectors having same direction and equal magnitude are called equal vector। जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाएगा, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए है और इसका भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ए ही है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल लग रहा है। दोनों वेक्टर जो है वो क्या लग रहा है, एक दूसरे के पैरेलल, और दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर है। दोनों वेक्टर है एक दूसरे के पैरेलल और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो अगर एक दूसरे के पैरेलल होगा और मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के लिए इक्वल वेक्टर है। ठीक है, हियर वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। यहाँ पे एक चीज़ नोट लिख ही देते हैं, two vectors having equal magnitude but unequal, but two vectors having equal magnitude but different directions, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन होगा, आर नॉन इक्वल वेक्टर।
नॉन इक्वल वेक्टर मतलब अगर उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अलग हो, ठीक है, तो हम लोग उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन इक्वल वेक्टर या तो अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से वेक्टर का और भी बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जो थर्ड टाइप का वेक्टर है हम लोग उसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तीसरा क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का ही दूसरा नाम होता है अपोजिट वेक्टर। बहुत ही आसान है, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम तो है, सेम तो है, लेकिन उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब कि 5 न्यूटन का दो फोर्स है और एक फोर्स नॉर्थ के डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स साउथ के डायरेक्शन में लग रहा है। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो वहाँ पे जो फोर्स होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे के लिए निगेटिव फोर्स या तो अपोजिट फोर्स कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम खड़े हैं तो मेरा जो वेट है वो इस फ्लोर पर लग रहा है, जिस फ्लोर पर हम खड़े हैं उस फ्लोर पर हम कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं अपने वेट के कारण, और हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं अपने वेट के कारण, तो हमारा जो फ्लोर है वो फ्लोर भी मेरे ऊपर एक प्रकार का फोर्स लगा रहा है। अब जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये भी हम पर लगा रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है, जितना एक्शन फोर्स होता है उतना रिएक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो, और जो सरफेस हम पर फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों फोर्स निगेटिव फैक्टर कहलाएगा या तो अपोजिट फैक्टर कहलाएगा। दूसरा, अगर हम इस बोर्ड को पुश करें, सपोज करिए इस बोर्ड को 5 न्यूटन से पुश करते हैं, तो बोर्ड हमको कितना न्यूटन से पुश करेगा, तो बोर्ड हमको भी 5 ही न्यूटन से पुश करेगा। ये कौन बदला है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को पता चलता है। तो हमारे हाथ के द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स और इस बोर्ड के द्वारा मेरे हाथ पर लगाया गया फोर्स, रिपीट, मेरे हाथ के द्वारा इस बोर्ड पर लगाया गया फोर्स और इस बोर्ड के द्वारा मेरे हाथ पर लगाया गया फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे जो दो फोर्स का कपल बना वो दोनों फोर्स नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, ओके, या तो अपोजिट वेक्टर कहलाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, टू वेक्टर्स having equal magnitude but opposite direction are called negative vectors और opposite vectors। for each other, each other लिखना जरूरी है क्योंकि किसी वेक्टर को हम लोग नेगेटिव या तो अपोजिट नहीं बोलेंगे, नेगेटिव अपोजिट किसी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, वो वेक्टर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, कोई पार्टिकुलर वेक्टर के रिस्पेक्ट में। जैसे कि कोई वेक्टर साउथ के डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही, वेक्टर हमारा नॉर्थ के डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का, तो उस वाले वेक्टर के लिए जो दूसरा जो वेक्टर है नॉर्थ के डायरेक्शन में वो निगेटिव होगा। जैसे देखिए हम लोग के पास एक है वेक्टर ओ ए, ठीक है, और दूसरा है वेक्टर हमारा ओ बी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो एरो, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, ये है आपका ओ बी, ठीक है, दोनों का लेंथ बराबर, दोनों का लेंथ हम लोग क्या ले लेते हैं, दोनों का लेंथ इक्वल है, इसका लेंथ भी ये है और इसका भी लेंथ कितना है, ए है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर की ओर जा रहा है और एक इधर की ओर जा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर इस वेक्टर की अपोजिट है। यहाँ पे लिखेंगे हेयर ओ ए वेक्टर इज अपोजिट ऑफ
ओ बी वैक्टर, ओ ए वैक्टर जो है वो ओ बी वैक्टर के अपोजिट है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ बी वैक्टर। ओ ए को हम लोग अगर वैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ओ ए वैक्टर और माइनस ओ बी वैक्टर। मतलब डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया है तो उस वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर के नाम से जानेंगे। तो यही डायरेक्शन अपोजिट हो गया है तो इसको हम लोग अपोजिट वेक्टर के नाम से जान रहे हैं। तो बहुत ही आसान है ये सब चीज़, तो इसको आप लोग लिख रहे होंगे, हमको ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लिए हैं, तो क्या करते हैं हम इसको आगे जानते हैं, आगे इसके बारे में लिखते हैं। फिर एक चीज़ ठीक है, उसके बारे में लोग डिस्कशन आगे करेंगे, पहले हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं उसके बारे में कर लेते हैं। तो इधर हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या तो नल वेक्टर किसको बोलते हैं इसके बारे में समझिए, बहुत ही आसान सा चीज़ है। दो वेक्टर मतलब कोई वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो गया तो उस वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर बोलेंगे। अब बोलिएगा कि अगर कोई वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो उसको तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो समझिए इस चीज़ को कि अगर कोई वेक्टर हमारा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा वेक्टर है हमारा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ है, इसको हम छोटा कर दिए, तो छोटा करने के बाद भी इसमें मैग्नीट्यूड है ना, इसमें डायरेक्शन है ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो अभी भी ये वेक्टर है ना, उसको और छोटा कर दिए तो भी इसमें मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन है ना, तो भी ये वेक्टर है ना, इसको और छोटा कर दिए तो भी मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन है ना, तो भी ये वेक्टर है ना। हम लोग मान लेते हैं कि इसको छोटा इतना कर दिया कि ये पॉइंट बन गया, तो इतना छोटा कर दिया कि ये पॉइंट बन गया, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो भी तो ये वेक्टर ही रहेगा ना। लेकिन इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो कोई भी पॉइंट का अनडिफाइंड डायरेक्शन होता है, वो पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है। तो जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिटरमाइंड होता है, हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, सिंपल चीज़ समझिए, जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे, या तो उसको नल वेक्टर भी बोलेंगे। जीरो वेक्टर का जैसे कि देखिए यहाँ पे निगेटिव वेक्टर का दूसरा नाम अपोजिट वेक्टर था, उसी प्रकार से जीरो वेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, नल वेक्टर। तो हम लोग लिखते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं, एनी वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड is called जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर हैज अनडिफाइंड डायरेक्शन। जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ये लिखते कैसे हैं, इट इज रिटन एज या तो डिनोटेड एज, कोई वेक्टर है, अब उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, सपोज करिए ये पॉइंट है, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पॉइंट का इनिशियल पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का इनिशियल पॉइंट वो है, और इस पॉइंट का फाइनल पॉइंट भी क्या होगा, तो कोई पॉइंट ही है ना, तो उसका फाइनल पॉइंट तो वही होगा, क्योंकि ओ है वही पर रह जाता है ना, ओ से शुरू किया वही पर रह गया, मतलब ओ पॉइंट पर ही रह गया, तो उसका इनिशियल पॉइंट भी वो है और फाइनल पॉइंट भी वो है। तो इसीलिए जो जीरो वेक्टर है उसको हम लोग लिखेंगे ओ ओ ओ ओ, इनिशियल पॉइंट भी ओ और फाइनल पॉइंट भी, या तो केवल पी 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 पी, मतलब इनिशियल भी पी और
फाइनल AVP ETC। तो जीरो वेक्टर या तो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक ही प्रकार का मतलब एक ही लेटर को 2 बार लिखेंगे और उसके ऊपर एरो दे देंगे, तो वो हमारा जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो वेक्टर है उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं मोड वेक्टर। मोड वेक्टर किसको बोलते हैं? बहुत ही आसान सा चीज़। मोड का मतलब क्या, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे क्लास 6-7 में कि -3 का मोड निकालिए, 4 का मोड निकालिए, क्या निकालते थे? -3 का मोड क्या होगा? आप लोग याद होगा कि हम लोग मोड में केवल मैग्नीट्यूड ले लेते थे, इसका वैल्यू जो था वो निकाल लेते थे। जैसे कि -3 का मोड भी हम लोग 3 ही लेंगे और 4 का मोड भी हम लोग 4 ही लेंगे, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारा वेक्टर का डायरेक्शन को हटा दीजिए, डायरेक्शन को हटाने के बाद उसमें क्या बचेगा? तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड बचेगा। तो किसी वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड होगा, किसी वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करें तो उसको हम लोग मोड वेक्टर बोलेंगे। मतलब किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे? किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मोड वेक्टर बोलेंगे, सिंपल, इसमें कुछ और नहीं है। तो हम लोग मोड वेक्टर क्या लिखते हैं? बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड मोड वेक्टर। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मोड वेक्टर। ठीक है, उस वेक्टर का मोड है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग वेक्टर ए है, मोड वेक्टर ए, मोड वेक्टर ए को लिखने का 3 तरीका, या तो एक ही तरीके से लिख सकते हैं लेकिन बहुत ही सारा तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है मोड वेक्टर ए को लिखने का, कि वेक्टर ए लिख दीजिए सबसे पहले। ये देखिए ए के ऊपर एरो है ना, मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर ए लिख दिए हैं और इसको क्या कर दिए? मोड कर दिए। मोड करने आता है ना, दोनों तरफ से लाइन खींच दीजिए, तो ये मोड हो गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या बतला रहा है? ये हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बतला रहा है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि केवल ए लिख दीजिए, केवल ए लिख दीजिए। और तीसरा तरीका तो आपको पता ही है कि जो बोल्ड लेटर है उसको मोड करके लिख दीजिए। तो ये बोल्ड लेटर को मोड करके लिखने वाला तरीका हम लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कौन है? तो देखिए ये वाला ये दोनों मेन रूप से हम लोग इसको लिखते हैं, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कौन है? तो समझिएगा, हमारा केवल कहीं पे ए लिखा हुआ है, तो उस ए का मतलब क्या हो सकता है? उस ए का मतलब कुछ भी हो सकता है। वो एरिया का भी डिनोट कर सकता है। वो एरिया तो स्केलर है, तो ए का मतलब कुछ भी हो सकता है। केवल ए का मतलब स्केलर, ठीक है। लेकिन वेक्टर देने के बाद उसको मोड कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? मोड ऑफ वेक्टर ए। एक बार फिर से, हम कहीं पे केवल ए लिख देंगे, तो कहीं पे केवल ए लिख देंगे तो वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी स्केलर टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। व्हाटएवर वो वेक्टर है कि नहीं है ये हमको पता नहीं चलता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दिए ए, यहाँ पे हम लोग दिए ए, तो बताइए कि वेक्टर है? कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं ये वेक्टर होगा कि नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमको मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम ए यहाँ पे लिख दिए और इसके ऊपर वेक्टर दे दिए, एरो बना दिए, तो अब क्या हो गया? अगर लेटर के ऊपर एक एरो दे देंगे तो वो हमारा वेक्टर हो गया, और उसको हम लोग इस प्रकार से मोड कर देंगे, मतलब 2 को लाइन खींच देंगे दोनों तरफ, तो वो क्या होगा? उसका मोड हो गया। तो देखिए वेक्टर का मोड ये, वेक्टर ए का मोड ये है। तो ये वाला जो है ना, इस ये देखने से हमको पता चलता है कि ये जो लिखा हुआ है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या तो मोड लिखा हुआ है। लेकिन ये जो केवल लिखा हुआ है ये केवल हम लोग का ए या फॉर एप्पल, ये जो ए है वो लिखा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है।
एक्चुअली मोड वेक्टर भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, स्केलर ही है, क्योंकि उसमें से डायरेक्शन निकाल गया, तो डायरेक्शन निकालने के बाद तो स्केलर ही बचेगा ना। तो हमारा ए केवल कुछ भी हो सकता है, ये वेक्टर का मोड हो भी सकता है और या तो केवल स्केलर भी हो सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और वो रिप्रेजेंट करता है मोड वेक्टर को। तो ये जो है हम लोग लिख देते हैं कि ये है मोर इंफॉर्मेटिव, और ये जो है ये है लेस इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि वेक्टर, मोड वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं। सिंपल, 5 न्यूटन नॉर्थ इज अ वेक्टर, 5 न्यूटन उत्तर दिशा में एक वेक्टर है। लेकिन अगर केवल 5 न्यूटन बोलेंगे, आई रिपीट, अगर केवल हम लोग 5 न्यूटन बोलेंगे तो ओनली 5 न्यूटन इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, केवल 5 न्यूटन है तो वो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, तो इसको हम लोग मोड वेक्टर भी कह देंगे। ठीक है ना, तो ये लिख लीजिए। अब इसके बाद हमारा आता है यूनिट वेक्टर। हल्का फुल्का अंदाज लग गया होगा आप लोग को कि यूनिट वेक्टर हम लोग बोले हैं किस पर। जैसे कि मोड वेक्टर बोलेंगे मैग्नीट्यूड को, तो यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, सोचिए थोड़ा सा। वेक्टर में दो चीज़ होता है, कोई वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो मोड वेक्टर को मतलब मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, ऑब्वियस है कि यूनिट वेक्टर का मतलब होगा डायरेक्शन। लेकिन हम लोग डायरेक्शन डायरेक्ट रूप नहीं कहते हैं यहाँ पे, हम लोग ऐसा कहते हैं कि जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट है मतलब वो किसी भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे, और यूनिट वेक्टर के द्वारा केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखिए द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, तो विच हैज मैग्नीट्यूड वन यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, इट ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट वेक्टर केवल वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका, इट इज रिटन एज, अगर यूनिट वेक्टर ए लिखना होगा तो हम लोग सिंपल वेक्टर ए लिख दे, वेक्टर ए नहीं लिखना है, केवल ए लिख दीजिए और उसके ऊपर कैप लगा दीजिए। इसको पढ़ेंगे ए कैप। अब कैप क्यों लगाया जाता है जी, बर्थडे में कैप क्यों लगाया जाता है, तो बर्थडे में कैप लगाया जाता है उसको खुश रखने के लिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है, मतलब छोटा होता है, वो बर्थडे मनाता है और बर्थडे मनाता है, इसीलिए उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। तो यूनिट वेक्टर भी हमारा छोटा है, बहुत मतलब नाटा सा है, बहुत सा नाटा नहीं है, मतलब छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो छोटा है, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, कैप लगा देते हैं, और इसको हम लोग
एक कैप बोलते हैं। मतलब ये थोड़ा सा फनी था, हम ये बतलाना चाहते थे कि हम लोग यूनिट वेक्टर को जहीं भी लिखेंगे तो उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे छोटा सा। वेक्टर को लिखना होगा तो उसके ऊपर एरो, मोड वेक्टर लिखना होगा तो दो तरीके से लिखेंगे, या तो एरो हटा देंगे या तो एरो रखे रहेंगे और उसको मोड दे देंगे, या तो एरो हटा देंगे या तो एरो रखे रहेंगे और उसको मोड दे देंगे। लेकिन अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो सिंपल क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, एक कैप। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे कि 10 न्यूटन नॉर्थ है, 10 न्यूटन नॉर्थ में से 10 निकाल लीजिए, 10 न्यूटन नॉर्थ में से 10 निकाल लीजिए तो क्या बचेगा? तो 10 न्यूटन नॉर्थ में से 10 निकालिएगा तो 1 न्यूटन नॉर्थ बचेगा। नहीं, 10 घटाना नहीं है, मतलब 10 न्यूटन नॉर्थ में 10 इंटू 1 न्यूटन नॉर्थ। देखिए समझिए, 10 न्यूटन नॉर्थ का मतलब क्या, 10 इंटू 1 न्यूटन नॉर्थ। ठीक है, तो हमारा ये जो 10 है ना, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 न्यूटन इंटू नॉर्थ। दोनों थोड़ा सा अंतर है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है ये चीज़। 10 न्यूटन में से 10 न्यूटन नॉर्थ में से 10 निकाल लीजिएगा तो आपका 1 न्यूटन नॉर्थ बचेगा, या तो 10 न्यूटन निकालिएगा तो केवल नॉर्थ बचेगा। तो यहाँ पे जो 10 न्यूटन है ना, इस 10 न्यूटन को बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और ये जो नॉर्थ है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मोड वेक्टर, और डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अगर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तो हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बराबर, ये हमारा 10 न्यूटन नॉर्थ वेक्टर है, तो वेक्टर बराबर क्या होगा, मोड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। ओके, वेक्टर इज 10 न्यूटन नॉर्थ बट 10 न्यूटन इज अ मैग्नीट्यूड और मोड वेक्टर, एंड नॉर्थ इज डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर। तो मोड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, तो यही फार्मूला है। तो हम लोग अगर वेक्टर ए लिखना चाहेंगे तो वेक्टर ए को लिख सकते हैं वेक्टर ए का मोड इंटू यूनिट वेक्टर ए, इस प्रकार से। तो अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो यूनिट वेक्टर बराबर निकालने का क्या तरीका है, इस फार्मूला में यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम लिखेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड वेक्टर। किसी वेक्टर को उसको मोड वेक्टर से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। या तो ए कैप निकालना होगा, तो ए कैप निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, ए कैप निकालना होगा तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रहा है ना कि हम लोग यूनिट वेक्टर को वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो अभी देखिए आगे, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। जहाँ पे मिटा देते हैं वहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर करके पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि अभी हमको तो पता है नहीं कि आप लोग क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम तो आप लोग के सामने है नहीं। उसके लिए और भी दूसरा उपाय किया जा सकता है, हमको पता है, लेकिन अभी कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो अभी आप क्या करिएगा, इसको कंटिन्यूसली लिखते जाइएगा और कोई प्रॉब्लम होते जाएगा तो हमसे पूछते भी जाइएगा चैट के द्वारा, ताकि हम उसको आंसर देते जाएँ।
तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद और भी वेक्टर का टाइप होता है, जैसे कि मतलब ये सब एडिशनल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। एक चीज़ हम बताना चाहते हैं और, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर है ना, जो यूनिट वेक्टर है वो उसके लिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के लिए अलग, वाई एक्सिस के लिए अलग और जेड एक्सिस के लिए अलग होता है। जैसे ये आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे या तो नहीं पढ़े हैं, तो हम बताएंगे इसके बारे में। इसमें ये एक एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। ये कह नहीं सकते हैं एक्स वाई जेड अपने मन से हमने दिया, आपको माना है तो इसको जेड मान लीजिए, आपको माना है तो इसको एक्स मान लीजिए, आपको माना है तो इसको वाई मान लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइक दिस। अगर ये एक्स है तो ये वाई है, तो ये जो थंब दिख रहा है ये थंब ये जेड होना चाहिए। इन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस, हम लोग उसको आई कैप बोलते हैं। एक्स एक्सिस के along यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? आई कैप। उसी प्रकार से यूनिट वेक्टर along वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के along जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे जे कैप। और उसी प्रकार से अगर निकालेंगे यूनिट वेक्टर along जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के along जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे के कैप। आई कैप यूनिट वेक्टर के along, मतलब एक्स एक्सिस के along अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए आई कैप, वाई एक्सिस के along अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए हम लोग के कैप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए दो वेक्टर और है, उसके बारे में हम लोग जल्द से जल्द लिख लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हो, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर्स लाइज इन सेम, लाइज ऑन सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। और उसके बाद कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में हो उसको हम लोग कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर्स जो भी एक ही प्लेन में हो उसको हम लोग कोप्लानर बोलेंगे। जैसे कि देखिए ये सब जो वेक्टर है इन सब को हम लोग मान लेते हैं कि एक ही लाइन में है, क्योंकि अगर इन सब को एक साथ मतलब एक साथ रखेंगे तो एक लाइन के अलॉन्ग आ जाएगा। तो इन सब वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। लेकिन अगर कोई प्लेन है
और उस प्लेन में बहुत सारा वेक्टर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो ये सब वेक्टर है, इन सब वेक्टर को कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स और कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स ये भी हो सकता है, जैसे कि ये ज़मीन है, मतलब ये फ्लोर है, फ्लोर पर कुछ वेक्टर है, और ऊपर रूफ पर भी कुछ, सीलिंग पर भी कुछ वेक्टर है। तो फ्लोर पर वेक्टर और सीलिंग पर, अगर फ्लोर पर एक ही प्लेन में हो और सीलिंग पर भी उसी प्लेन में हो, तो दो पैरेलल प्लेन में जो वेक्टर होगा वो भी हमारा कोप्लानर वेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से, दो पैरेलल प्लेन में भी वेक्टर होगा उसको हम लोग कोप्लानर वेक्टर भी बोलेंगे, या तो एक ही प्लेन में उसको भी कोप्लानर, और दो प्लेन जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे कि इस प्लेन में नीचे वाला का प्लेन और ऊपर वाला का प्लेन दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेन है, तो यहाँ पे जो वेक्टर होगा उसको कोप्लानर बोलेंगे। लेकिन इस नीचे वाला प्लेन और ये वाला प्लेन में जो वेक्टर होगा उसको कोप्लानर नहीं बोलेंगे, कि ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे और भी वेक्टर्स का बीच में एंगल किस प्रकार से निकालते हैं, वेक्टर के ऐड किस प्रकार से करते हैं, इन सब चीज़ के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ हम कर देना चाहते हैं कि ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए, अच्छा है, इसको लिख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि हम इसको मिटाएं या तो वीडियो ऑफ करें तो कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग को अगर इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का एक तरीका है क्या, आप जो चैट सेक्शन है यहाँ पे दिया हुआ, उस चैट सेक्शन में जाइए, अपना क्वेश्चन जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में लिखिए, और हो सके तो अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए और लिख करके और पोस्ट कर दीजिए। तो हम उसको जब चेक करेंगे, हम एक्चुअली मतलब हमेशा चेक ही करते रहते हैं, यहाँ हमारे पास टीम है पूरा, तो वो कंटिन्यूसली चेक करते रहता है। तो जब भी किन्हीं का चैट मतलब किन्हीं का मैसेज आएगा चैट के द्वारा कि हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके बताइए, तो हम आपको बता देंगे वहाँ पे, या तो मेल के द्वारा कर दिया जाएगा, या तो बहुत सारा तरीका है। तो अगर आपको अगर कोई चीज़ में फॉल्ट होता है, कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है, तो एक बार चैट सेक्शन में जा कर के लिख दीजिए। ठीक है, आपका वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। या तो मेरा जो पर्सनल ईमेल आईडी है उस पर आप मेल भी कर सकते हैं, वो मेरा ईमेल आईडी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ लिख दें, ठीक है यहीं लिख देते हैं। जो मेल आईडी है वो है KPriyaranjan KPRIYARANJAN 290@gmail.com तो आप जाइए, इस मेल पर मेल करिए, और कोई फॉल्ट है तो, और नहीं तो अगर कोई फॉल्ट नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉल्ट है तो उसको सही कर लेना, और सही करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो आज अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ऐसे अभी हमको बहुत सारा चीज़ बताने का मन था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जिसके कारण से हम इसको ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, और तब तक के लिए बाय।